डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी से। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान आज पंकज चौधरी होंगे यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष। और आज होगा औपचारिक ऐलान। महाराजगंज में पंकज चौधरी के घर पर जश्न का माहौल। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि यूपी की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज है और इसकी वजह है पंकज चौधरी, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी का भावी प्रदेश अध्यक्ष माना जा रहा है। संगठनात्मक अनुभव, सांसदीय राजनीति में लंबा सफर, केंद्र सरकार में मंत्री पद और मजबूत सामाजिक आधार के चलते पंकज चौधरी आज यूपी बीजेपी के सबसे प्रभावशाली नेताओं में गिने जाते हैं। और आज महाराजगंज में पंकज चौधरी के घर पर जश्न का माहौल है और ऐसे में आज ऐलान हो सकता है यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का आज ऐलान हो सकता है। और पूर्वांचल की राजनीति में पंकज चौधरी का नाम न केवल एक नेता के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे रणनीतिकार के रूप में लिया जाता है जो चुनावी समीकरणों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। पंकज चौधरी यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे। ऐसे में यूपी बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर पंकज चौधरी के नाम का ऐलान अब केवल औपचारिक भर रह गया है। आज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पंकज चौधरी के नाम का ऐलान करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज यूपी के लिए बेहद ही खास दिन है। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का नाम आज घोषित हो सकता है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पंकज चौधरी प्रदेश के अध्यक्ष होंगे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निर्विरोध बनेंगे अध्यक्ष और डिप्टी सीएम और सीएम ने प्रस्ताव रखा है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पंकज चौधरी होंगे यूपी के बीजेपी के नए अध्यक्ष। और ऐसे में आज जो है केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पंकज चौधरी के नाम का बड़ा ऐलान कर सकते हैं। पंकज चौधरी जो है कहा जाता है कि वो जमीनी स्तर के नेता हैं और ऐसे में उनकी पकड़ जो है वो काफ़ी जनता के बीच अच्छी है। और ऐसे में आज ऐलान हो सकता है, पंकज चौधरी के नाम का ऐलान हो सकता है। बड़ी जानकारी आपको दे दें। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ अग्रल मलिक जी जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि आज ऐलान हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष के नाम से। और ऐसे में आज का दिन जो है यूपी के लिए बेहद ही खास माना जा रहा है। मलिक जी क्या कुछ कहेंगे? जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, जहां तक विषय है पंकज चौधरी जी का तो निश्चित ही ये बिल्कुल स्पष्ट है। वो पूर्ण रूप से ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं, नेता है और मैंने तो उन्हें लंबे समय से पर्सनली देखा है। वो पूर्ण रूप से अपने क्षेत्र में भी एक्टिव हमेशा रहे। गरीब पीड़ित शोषित वंचित की सेवा करना उनका पूर्ण रूप से लक्ष्य जीवन में रहता है और इसीलिए वो 7 बार सांसद चुने गए, पार्षद चुने गए, प्रारंभ में डिप्टी मेयर रहे। तो मैं समझता हूँ 7 बार लोकसभा का सांसद चुना जाना एक तरीके से एक बहुत बड़ी बात है और जनता तभी चुनती है जब जनता के लिए। और इनके नाम की जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद रखा, डिप्टी सीएम ने रखा है, तो बेहद ही खास माने जा रहे हैं पंकज चौधरी। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से जहां तक विषय है प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी जी अब आज बिल्कुल पूर्ण रूप से घोषणा हो जाएगी उस तरीके से। और जहां तक विषय है निर्वाचन की प्रणाली का तो उसके आधार पे पूर्ण रूप से प्रणाली हुई और एक तरीके से अगर बात करी जाए निर्विरोध चुने जाने की तो निश्चित ही कोई दूसरा नामांकन नहीं हुआ। ये भी मैं समझता हूँ बड़ा विषय है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय है एक तरीके से पंकज चौधरी जी में सबका विश्वास पूर्ण रूप से कार्यकर्ताओं का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पंकज जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी वर्ष 2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा लड़ेगी और पूर्ण रूप से जीतेगी, पंचायत चुनाव भी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो केंद्र मंत्री रहे, आज भी केंद्र मंत्री हैं तो पूर्ण रूप से उन्हें अनुभव है, पिछली सरकार में भी रहे। तो मैं समझता हूँ वो अनुभवी नेता हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं और गरीब की सेवा करना ही उनका पूर्ण रूप से लक्ष्य है। बिल्कुल, ऐसे में कहा जा रहा है कि पीडीए के कार्ड के लिए ये इनका नाम आगे आया है और ऐसे में ये ओबीसी समाज से आते हैं तो पीडीए को कहीं ना कहीं कड़ी टक्कर दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के बीच। क्योंकि जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें कुर्मी समुदाय की अगर मैं बात करूं, ओबीसी समुदाय की बात करूं तो बड़ा वोट बैंक कट गया था बीजेपी से। तो इसकी वजह से ये पंकज चौधरी का नाम आगे किया गया है। नहीं देखिए, जहां तक विषय है ओबीसी समाज का और कुर्मी पर्टिकुलर तो मैं समझता हूँ हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास इस नारे के आधार पे काम करते हैं और जात पात के आधार पे काम नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, इस चीज को सुनिश्चित करने का हम काम करते हैं कि कोई भी वर्ग किसी रूप में पीछे ना छूट जाए, हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित हो। इस चीज
करने का काम निश्चित रूप से डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी करती है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व का, तो पूर्ण रूप से उत्तर प्रदेश का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता, सभी सांसद गण, विधायक गण, पूर्ण रूप से प्रदेश कार्य समिति के लोग और जितने भी लोग उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ता हैं, जिला कार्य समितियां हैं, सभी एकजुट होकर के पूर्ण रूप से पंकज चौधरी जी के साथ हैं। और उसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने, स्मृति ईरानी जी ने, ब्रजेश पाठक जी ने, सभी लोगों ने एक तरीके से प्रस्ताव रखा। मैं समझता हूँ आज पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी हमें एक परिवार बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे में बहुत समय से इंतजार चल रहा था प्रदेश अध्यक्ष के लिए और घर पर पूरी तरह से जश्न का माहौल है, देखने को तस्वीरें मिल रही हैं। तो अगर मैं बात करूं कि क्या यहाँ पर दिग्गज नेताओं की तो किसकी मौजूदगी हो सकती है केंद्र में, अगर कैबिनेट में बात करूं तो? जी देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि स्पष्ट हो जाएगा, बिल्कुल एक तरीके से हो जाएगी। और उसके साथ साथ जहां तक घोषणा का, तो वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से अभी सामने आ जाएगा। केवल 3 बजे तक बिल्कुल स्पष्ट पूर्ण रूप से जो स्थिति है उत्तर प्रदेश में वो हो जाएगी, औपचारिक घोषणा ऐलान हो जाएगा। और उसके बाद ही पूर्ण रूप से वो प्रदेश अध्यक्ष जी कार्यालय अपना ग्रहण करेंगे और उसके बाद प्रदेश की जनता की सेवा करना उनका लक्ष्य होगा। चलिए, तमाम जानकारी और जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया मलिक जी। जी बहुत धन्यवाद। बता दें कि यूपी की राजनीति में एक बार फिर से हलचल तेज है और ऐसे में पंकज चौधरी इसकी वजह है। और भारतीय जनता पार्टी का भावी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को माना जा रहा है और संगठनात्मक अनुभव, सांसदीय राजनीति में लंबा सफर रहा है। केंद्र सरकार में मंत्री पद और मजबूत सामाजिक आधार के चलते पंकज चौधरी आज यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर उनकी मुहर लग सकती है और ऐसे में आज यूपी को प्रदेश अध्यक्ष मिल सकता है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है गुजरात से। गुजरात बीजेपी की नई टीम पर आज बैठक और नए संगठन को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक आज दिल्ली में लग सकती है मोहर। ऐसे में पीएम मोदी भी होंगे बैठक में शामिल। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज की बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि गुजरात में बीजेपी की नई पार्टी पर आज बैठक है और नई संगठन को लेकर आज दिल्ली में बड़ी बैठक है। आज दिल्ली में लग सकती है मुहर और पीएम मोदी भी इस बैठक में होंगे शामिल। बड़ी जानकारी दे दें कि गुजरात बीजेपी के नए संगठन को लेकर आज दिल्ली में एक अहम बैठक होने जा रही है और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रदेश संगठन को लेकर मंथन किया जाएगा। बैठक में गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सिंघवी और संगठन महामंत्री रत्नाकर मौजूद रहेंगे। 4 अक्टूबर को जगदीश विश्वकर्मा को गुजरात बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। अध्यक्ष बने उन्हें करीब 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक किसी कारण से प्रदेश संगठन की नई टीम की घोषणा नहीं हो सकी है। खबरों की माने तो आज होने वाली बैठकों में गुजरात बीजेपी की नई संगठनात्मक टीम पर अंतिम मुहर लग सकती है। फरवरी के बाद होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को देखते हुए पार्टी के लिए संगठन का मजबूत और सक्रिय होना बेहद ही जरूरी माना जा रहा है, ताकि नई टीम को चुनाव से पहले काम करने का पर्याप्त समय मिल सके। और ऐसे में इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कांग्रेस की। दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली, राहुल गांधी समेत वरिष्ठ नेता करेंगे संबोधित और वोट चोर गद्दी छोड़ रैली का आयोजन आज। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली में आज कांग्रेस की महारैली होने वाली है और ऐसे में राहुल गांधी समेत वरिष्ठ नेता भी हैं, वो मौके पर मौजूद रहेंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस आज रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने जा रही है और इस रैली में जहां पर कई राज्यों के पार्टी कार्यकर्ता शामिल होंगे, वहीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेता संबोधित करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि बीजेपी और चुनाव आयोग की साठगांठ से मतदाता सूची में गड़बड़ी की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि बीजेपी के खिलाफ एकजुट होना होगा। देवेंद्र यादव ने कहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को सफल बनाने के लिए प्रदेश बूथ से दिल्ली कांग्रेस के कार्यकर्ता भाग लेंगे और इस रैली के लिए सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। और आज अलग अलग राज्यों से आने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए सुबह के नाश्ते के साथ पानी और चाय का इंतजाम किया गया है। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता अन्य राज्यों से दिल्ली पहुंच रहे हैं, उनके लिए खाने का इंतजाम भी प्रदेश कांग्रेस ने किया है। बड़ी जानकारी दे दें आपको कि दिल्ली के रामलीला मैदान में आज कांग्रेस के
महारैली है और ऐसे में इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी शामिल होंगे और लोगों को संबोधित करेंगे। एसआईआर को लेकर कांग्रेस का ये शक्ति प्रदर्शन भी एक तरह से माना जा रहा है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विकास जोगी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे जानते हैं कि ये महारैली आज दिल्ली के रामलीला मैदान में है कांग्रेस की, तो किस तरीके से देखते हैं आप विकास जी? जी, कांग्रेस का ये बड़ा पुराने टाइम से राग अलाप रही है कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ करके, और ये मतलब हताशा वाली स्थिति लगी हुई है। कांग्रेस समाप्ति की ओर है तो उन्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। दूसरा अभी चुनाव है बंगाल में और अभी एसआईआर भूल रहे हैं, अभी वोट चोरी की स्थितियां बना रहे हैं। अगर मानते हैं कि वोट चोरी अगर हुई है तो वोट चोरी हुई तो कांग्रेस भी अपनी जहां जहां सरकार है उसको भी ईवीएम को नकार दे कि हम कोई जहां जहां ईवीएम से हमारी भी सरकारें बनी है वहां भी वोट चोरी हुई होगी। ऐसा नहीं है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जिन्होंने एक लंबे समय तक देश पर राज किया और राज करने के बाद वो ईवीएम के माध्यम, बैलेट पेपर और ईवीएम के माध्यम से ही सरकार में आए हो। चाहे 2014 से पहले देखा तो मनमोहन सिंह जी की 2 बार रिपीट हुए थे सरकार, उसमें भी यही सब हुआ था ईवीएम का। तो आज ईवीएम पर विश्वास क्यों नहीं है? ईवीएम पर विश्वास वहां नहीं होता जहां पर भाजपा की गवर्नमेंट होगी, और ईवीएम पर विश्वास इनको सिर्फ वही होगा जहां कांग्रेस की सरकार होगी। तो ऐसे देश नहीं चलेगा। ये देश को अराजकता के माहौल में बनाने की स्थिति बना रहे हैं। और एक बात करते हैं संविधान की, तो संविधान के दायरे में रहकर सारी चीजें होनी चाहिए। मुद्दे बिल्कुल ऐसे होने चाहिए जो जनहित के मुद्दे हो। अभी लोकसभा का सत्र अभी और कुछ समय के लिए रहा गया है, तो उस पर भी इनको देखना चाहिए। लोकसभा विधान राज्यसभा में हमारे कैसे कैसे अहम मुद्दे जो जनहित के काम है वो सब पास होने चाहिए, बिल पास हो। लेकिन ऐसी इन चीजों को बात नहीं करके ये लोग सिर्फ मिसगाइड करते हैं जनता को। और ऐसे में एक तरह से ये कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। एसआईआर को लेकर प्रियंका गांधी भी मौजूद रहेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो इस रैली में शामिल होंगे। तो क्या लग रहा है कि आने वाले चुनाव में जो बिहार, यूपी की अगर मैं बात करूं, बंगाल की बात करूं, तो ये एक तरह से बीजेपी को घेरने के लिए प्लानिंग कर रखे हैं? नहीं, ये कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन माना जाए या फिर एक परिवारवाद का शक्ति प्रदर्शन है, जिसमें कि सोनिया जी रहेंगी, राहुल जी रहेंगे, प्रियंका जी रहेंगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बड़े वरिष्ठ नेता हैं और वयोवृद्ध भी हैं। लेकिन उनको कई जगह देखा गया है कि उनको कुर्सियां मिलती है तो किस तरीके की कुर्सियां मिलती हैं। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ अपने परिवार बचाओ पार्टी बनी हुई है और इनको बस यही दिखाना है कि अपना परिवार बचाना है। रहा यूपी चुनाव का मामला, यूपी चुनाव में तो कांग्रेस बड़े लंबे समय से बिल्कुल गायब होने की स्थिति में है। और बंगाल में तो मुझे नहीं लगता कि महागठबंधन हो पाएगा। कोई टीएमसी अपना अलग राग अलाप रही है, तेज प्रताप जी अपना अलग देख रहे हैं, सब लोग पार्टियां बिखरी हुई है। ये इनका गठबंधन लंबे समय तक चलने की स्थिति में नहीं है। एक तरह से हम कह सकते हैं विकास जी कि जो महागठबंधन इन्होंने स्टार्टिंग से चालू किया था, जिसमें नीतीश कुमार भी थे, बहुत से दिग्गज थे, केजरीवाल भी थे, अब ये धीरे धीरे चीजें बिखर गई है। हाँ, बिल्कुल बिखरा हुआ, बिखराव सभी को साफ दिख रहा है। बिहार का भी देख लीजिए, मतलब आने वाले चुनाव में भी फिर से वही बिखराव होगा। और कांग्रेस को नहीं लगता कि कांग्रेस को लोग कोई अन्य पार्टी के राजनेता जो इसे गंभीरता से लेते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। राहुल गांधी जी जिस नेता के साथ जाते हैं वहीं उसको डुबो कर आ जाते हैं। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया विकास जी। दिल्ली में आज महारैली है और ऐसे में रामलीला मैदान में कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को लेकर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी भी मौके पर मौजूद रहेंगी, लोगों को संबोधित करेंगी। और ऐसे में आज जो दिल्ली का माहौल है वो बेहद ही राजनीति भरा देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने मणिपुर में अपने विधायकों को नई दिल्ली में एक जरूरी मीटिंग के लिए बुलाया है। पार्टी नेताओं ने इशारा किया है कि बातचीत सरकार बनाने पर ही होगी। फिलहाल मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और नई सरकार बनने की बढ़ती अटकलों और बड़ी संख्या में बीजेपी विधायकों और नेताओं की तरफ से पार्टी की अगली सरकार बनने की बढ़ती मांगों के बीच आज की मीटिंग की राजनीतिक महत्व काफी माना जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आज राजधानी में होने वाली मीटिंग की पुष्टि करते हुए पहले कहा था कि सेंट्रल लीडरशिप ने राज्य के हर बीजेपी विधायकों को मीटिंग में शामिल होने का निर्देश दिया है। 86वें निपुलाल दिवस के मौके के अतिरिक्त उन्होंने कहा कि प्रस्तावित मीटिंग का कोई भी फॉर्मल एजेंडा नहीं बताया गया है, लेकिन नई सरकार बनने से जुड़ी चर्चा होने की संभावना है। मणिपुर में सरकार बनाने की अटकलें अब तेज है और ऐसे में मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। इसको देखते हुए बीजेपी ने आज अहम बैठक बुलाई है। विधायकों के साथ चर्चा होगा और ऐसे में कई दिग्गज नेता हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। फिलहाल बता दें कि मणिपुर को लेकर लगातार राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली में ये अहम बैठक बुलाई गई है और ऐसे में
खबरों की माने तो अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं और मणिपुर में सरकार बनाने की बीजेपी की अटकलें जो हैं अब वो लगातार तेज होती दिखाई दे रही हैं और इसको लेकर आज दिल्ली में अहम बैठक बुलाई गई है और ये बैठक अपने आप में बेहद ही खास मानी जा रही है। ऐसे में मणिपुर में जो है वो राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है और इसको देखते हुए बैठक जो है बेहद खास है, जिसको लेकर अमित शाह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। अर्जेंटीना के सुपरस्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी के आज मुंबई दौरे को देखते हुए शहर की पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं। स्टेडियम के भीतर पानी की बोतलें, धातु की वस्तुएं और सिक्के ले जाने की अनुमति फिलहाल नहीं होगी। पुलिस ने कहा है कि इसके साथ ही भीड़ पर नजर रखने के लिए वॉच टावर भी लगाए जाएंगे। किसी भी तरह की भगदड़ जैसी स्थिति से बचने और शनिवार को कोलकाता में मेसी की कार्यक्रम के दौरान हुई अव्यवस्था को पुनरावृत्ति को रोकने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती जा रही है। कोलकाता के स्टेडियम में हजारों प्रशंसकों ने विरोध प्रदर्शन किया और क्योंकि महंगे टिकट खरीदने के बावजूद उन्हें फुटबॉलर से नहीं मिलने दिया और इसके बाद से लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मेसी की आज मुंबई में क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया पे पैडल GOST कप क्रिकेट में शामिल होने के बाद से एक सेलिब्रिटी फुटबॉल मैच में हिस्सा लेने की उम्मीद है और ऐसे में सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा है जो वो बेहद ही कड़ी कर दी गई है। कोलकाता के स्टेडियम में हुए भगदड़ के बाद से अब पुलिस व्यवस्था पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मेसी जो हैं वो भारत आए हुए हैं और इसके बाद से लगातार वो दिग्गजों से मिल रहे हैं, क्रिकेटर से मिल रहे हैं और अब कहा जा रहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। और ऐसे में कल की अगर बात की जाए तो कल उन्होंने शाहरुख खान से मुलाकात की, तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई और ऐसे में कोलकाता पहुंचते ही वहां पर भगदड़ मच गई। तस्वीरें भी हमने दिखाई आपको और सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें तेजी से वायरल हुई, जिसके बाद से बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माफ़ी भी मांगा और इसको देखते हुए लोगों का जो गुस्सा था वो चरम पर था, क्योंकि महंगी टिकटें थी। अगर टिकट की मैं बात करूं तो जो टिकट की कीमत थी वो 4,000 से 10,000 रुपये थी और ऐसे में टिकट खरीदने के बाद भी लोगों ने मेसी की एक झलक नहीं देखी। उसकी पूरी तरह से लोगों ने विरोध किया, क्योंकि टिकट के पैसे देने के बावजूद भी अगर मेसी की एक झलक नहीं मिली तो लोगों ने इसका जमकर विरोध किया। स्टेडियम की कई संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। गोवा में हुए भीषण अग्निकांड के बाद से मुख्य आरोपी जो हैं सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा कल तक भारत लाए जा सकते हैं। थाईलैंड पुलिस ने 11 दिसंबर को फुकेट में दोनों भाइयों को हिरासत में लिया था और उनकी डिपोर्टेशन प्रोसेस जारी कर दिया गया है और इसी बीच सामने अब आया है कि लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड में तब पकड़ा गया था जब दोनों भाई होटल से बाहर खाना खाने निकले थे। 9 दिसंबर को थाई अधिकारियों को पता चला कि जिन भाइयों को पुलिस भारत में ढूंढ रही है वो फुकेट में हैं। भारतीय एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद से थाई अधिकारियों ने पहले ही होटल पर नजर रखनी शुरू कर दी थी और जब भाई होटल से बाहर निकले तो थाई इमिग्रेशन और पुलिस अधिकारियों ने उनकी पहचान और यात्रा को डिटेल्स वेरीफाई कर उन्हें पकड़ लिया। इसके साथ ही वर्ष नाइट क्लब में 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की जान चली गई थी और घटना के बाद से दोनों भाई भारत छोड़कर थाईलैंड फरार हो गए थे। थाई पुलिस ने दोनों को फुकेट में एक होटल के कमरे में हिरासत में लिया। दोनों पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है। जानकारी आपको दे दें कि गोवा में हुए अग्निकांड के बाद से दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ऐसे में अब बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि दोनों भाइयों को भारत कल लाया जा सकता है और कल तक भारत लाने के लिए पूरी तरह से जो तैयारियां कर ली गई है। और बता दें कि गोवा में हुए अग्निकांड में कम से कम 25 लोगों की जान चली गई थी और लूथरा ब्रदर्स जो हैं उसी रात इन्होंने भारत छोड़ दिया और थाईलैंड फरार हो गए। हालांकि थाई पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों भाइयों को हिरासत में ले लिया और अब उन्हें भारत लाने की हर संभव कोशिश है वो पूरी हो चुकी है और अब कहा जा रहा है कि कल दोनों भाइयों को भारत लाया जाएगा। राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो दिल्ली के जो प्रदूषण के हालात हैं वो बेहद ही खराब बने हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में सर्दी के साथ साथ सीजन का पहला कोहरा अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया है। आज दिल्ली घने कोहरे की चादर में लिपटी रही, जिससे विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम हो गई। सुबह सुबह सड़कों पर गाड़ियां जो हैं वो रेंगती हुई नजर आई।
दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के साथ साथ प्रदूषण की मार भी लगातार जारी है। वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली एनसीआर में ठंड के साथ साथ कोहरे में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजधानी कोहरे की सफेद चादर में लिपटी है। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में सुबह और रात के समय विजिबिलिटी काफी कम हो रही है, जिससे आम जनजीवन और यातायात बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी शून्य हो गई है। ग्रेड 3 के तहत प्रदूषण मापदंडों को लागू किया गया है और कुछ घंटों के बाद ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रतिबंधों को और सख्त कर दिया गया है और ग्रेड 4 को लागू कर दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इजरायली रक्षा बल और इजरायल सुरक्षा एजेंसी ने दावा किया है कि 13 दिसंबर 2025 को गाजा में एक ऑपरेशन के दौरान हमास के वरिष्ठ कमांडर राद साद को मार गिराया गया था। इजरायल के मुताबिक बता दें कि राद साद हमास के सैन्य विंग में हथियार उत्पादक मुख्यालय के प्रमुख थे और 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए भीषण हमले की योजना बनाने वालों में शामिल थे। आईडीएफ ने कहा है कि इस हमले के कई महीनों के बाद से हमास की सबसे अनुभवी और खतरनाक आतंकियों में उन्हें गिना जा रहा था और सीज फायर के बावजूद वो हमास की सैन्य संरचना को दोबारा खड़ा करने और हथियार निर्माण को तेज करने में जुटा हुआ था। इजरायली सेना के अनुसार हाल के हफ्तों में आईडीएफ सैनिकों पर किए गए कई विस्फोटक हमलों के पीछे उसी की अहम भूमिका थी। इजरायल का कहना है कि राद जो है वो गाजा सिटी ब्रिगेड का संस्थापक है और कमांडर भी रह चुका है और इसके अलावा उसने गाजा में हमास की नौसैनिक जो ताकतों को विकसित करने में भी अहम भूमिका निभाई थी। वो हमास के सैन्य विंग के डिप्टी चीफ का बेहद ही करीबी माना जा रहा था और ऐसे में इजरायल ने अब बड़ा दावा किया है कि उसकी जान चली गई है। बता दें कि 7 अक्टूबर को हमले में मास्टरमाइंड की मौत हो चुकी है और ऐसे में इजरायल ने गाजा में फिर से बड़ा हमला बोल दिया है। इजरायल ने अब बड़ा दावा किया है कि जो मास्टरमाइंड था उसको मार दिया गया है। हमास के दूसरे नंबर के चीफ को मार दिया गया है और हमास के लिए हथियार बनाने का ये काम करता था और 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद से अब ये कहा जा रहा है कि इसको मार दिया गया है। इजरायल का कहना है कि राद साद गाजा सिटी ब्रिगेड का संस्थापक और कमांडो भी रह चुका है और इसके अलावा उसने गाजा में हमास के नौसैनिक ताकतों को विकसित करने में भी अहम भूमिका निभाई थी। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि खबर गाजियाबाद से है, जहां पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि क्राइम ब्रांच ने गाजियाबाद में की छापेमारी। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि लोनी में चल रही नकली दवाओं की फैक्ट्री का भंडाफोड़ और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पूरे नॉर्थ इंडिया में की जा रही थी नकली दवाओं की सप्लाई और ऐसे में छापेमारी में हजारों नकली स्किन संबंधित दवाएं बरामद की गई है। बड़ी दवा और 2 आरोपियों को फिलहाल इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। दिल्ली पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और ऐसे में गाजियाबाद में ये छापेमारी की गई है और इस दौरान क्राइम ब्रांच की टीम ने गाजियाबाद में 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। लोनी में चल रही थी नकली दवाओं की फैक्ट्री और ऐसे में पुलिस ने इस फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है और पूरे नॉर्थ इंडिया में की जा रही थी नकली दवाओं की सप्लाई। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि छापेमारी में हजारों नकली स्किन संबंधित दवाएं बरामद की गई हैं। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।